देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो, वैसे तो हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज। ठीक, जिसमें आप देख रहे हो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीदिंग भी। आप जब ब्रीद करते हो तो वो भी क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है ब्रीदिंग के लिए भी। अब देखो, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमें बेसिकली दो चीजों की बात करते हैं। इसमें एक हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको नॉर्मली हम ब्रीदिंग कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें हम देखेंगे दैट इज combustion of combustion of food and release of energy। देखो, अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। उसमें आपने क्या देखा था कि सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था। अब देखो, दो प्रोसेसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस हैं, एक जिसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे और दूसरा जिसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। तो अगर हम पूछें फोटोसिंथेसिस इनमें से कौन सा प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो वो एसोसिएट होके लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, जिसमें इसमें आप देखोगे कि कैटाबोलिक प्रोसेस में हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं। यहाँ जो मैक्रो मॉलिक्यूल ग्लूकोज है उनका ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पर CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी ब्रेकडाउन के रिजल्ट में। क्लियर? तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस व्हाइल फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबोलिक प्रोसेस। अब यहाँ रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस किससे है, लिबरेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी से है, which is utilized in all the vital activities of organisms। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर किसका यूटिलाइजेशन होगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिनको यहाँ पर हम बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ATP को हम बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्यों इसको बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगा या जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेंगे वो सब ATP की प्रेजेंस में होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेकडाउन से है, कंबशन ऑफ फूड से है एंड रिलीज ऑफ एनर्जी से है, जिनका यूटिलाइजेशन आप देखोगे। अब स्टार्टिंग से आपको पता है
कि जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेशन की, जब भी रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हमें दो रेस्पिरेशन के बारे में पता होगा। एक रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ O2 में होगा और दूसरा जिसमें एब्सेंस ऑफ O2 होगा। तो जो O2 के प्रेजेंस में होगा, इनको तो हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इनको हम क्या कहेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में खास क्या है, जैसे आप देखते हो कि जब हम आग जलाते हैं नॉर्मली, तो अगर उसमें हम क्या करते हैं, हवा करते हैं, तो वो तेजी से जल जाता है, ठीक। और अगर हम उसको आग को बंद कमरे में जला रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वो ठीक से नहीं जलता है। तो यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, तो याद रखना कि हियर इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब इस कंप्लीट ब्रेकडाउन से क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, तो याद रखना कि यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होने से आप देखोगे कि मोर एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। एंड ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, इस आप देखोगे कि इसमें साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन एनएरोबिक में हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक में हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की बात करते हैं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे हमने देखा है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और यहाँ पे हम बात करेंगे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर है? एंड यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं करेंगे। क्लियर? अब एक जनरल इक्वेशन जो आप रेस्पिरेशन के लिए पढ़ते हो, एक जनरल जो हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देख रहे हो ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक। ये क्या है, ग्लूकोज, जिनका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा और यहां से रिलीज होगा क्या, वाटर, CO2 और एनर्जी, ठीक। ये किस फॉर्म में है, ATP के फॉर्म में। क्लियर है? तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपने देखा। अब यहां पर ब्लैकमैन साहब ने सबस्ट्रेट के बेसिस ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे यहाँ पर रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, on the basis of
basis of respiratory substrate, on the basis of respiratory substrate, रेस्पिरेशन को अगर हम देखें, ठीक, तो दो टाइप का है। एक को हम कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्लियर? जब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट, यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की बात करेंगे। जबकि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में हम किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की, प्रोटीन की। When the respiratory substrate is protein, then the respiration is called as protoplasmic respiration, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखो यहां पर डिटेल में हमें जानना है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें एरोबिक रेस्पिरेशन को, एरोबिक रेस्पिरेशन को, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखोगे कि कितने स्टेप्स हैं, और स्टेप्स के साथ जो हमें याद रखना है वो कि कौन सा स्टेप कहां पर परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है? कौन सा स्टेप कहां पर परफॉर्म होगा ये देखना है, और किस स्टेप के अंदर कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, कितने एटीपी रिलीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टार्टिंग से, तो ग्लूकोज, एक क्वेश्चन ये भी देख लो, ये भी क्या है, बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अब मानते किसको हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। अब यहाँ पे आप ये भी जानते हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो तो देखते हो किसी को भी हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो जनरली क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है, पहले वो घर पे इलाज करते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, खाना पीना बंद कर देते हैं तो एनर्जी लॉस हो जाती है बॉडी से। तो जैसे ही किसी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है सबसे पहले क्या करते हैं डॉक्टर, कि ग्लूकोज इंजेक्ट करा देते हैं, ग्लूकोज चढ़ाने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की क्या है कि एनर्जी चाहिए, क्योंकि जितने भी वाइटल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं वो सब एनर्जी की प्रेजेंस में होगा, और एटीपी रिक्वायर्ड होगा हर एक प्रोसेस के लिए। तो इस वजह से वहां पर ग्लूकोज का इंजेक्शन दे देते हैं। अब यहाँ अगर हम इन एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो कहां पर परफॉर्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड में। और एक ग्लूकोज जब का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में होगा तो यहां पर 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और इसी प्रोसेस को ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का जो ये फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज से ये जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और
किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये कहाँ परफॉर्म होगा? ये परफॉर्म होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक। अब इसी ग्लाइकोलाइसिस को हमने एक और नाम से जाना है, EMP पाथवे। ठीक। इम्बेडन मेयरहॉफ पैरनस पाथवे, इनके डिस्कवरी के बेसिस पे इनको EMP पाथवे भी कहा जाता है। ठीक। अब ग्लूकोज से जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस आप डिटेल में अभी पढ़ोगे, तो यहां पर हम बात करते हैं 2+6 ATP। अभी आप जानोगे कि यहाँ पे हमने 2+6 क्यों लिखा है। 2+6 क्यों लिखा है इसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पर नॉर्मली जो ग्लाइकोलाइसिस है उससे जो नेट गेन होगा एटीपी का वो 2 ATP का होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में आप जानते हो कि हम दो स्टेप में पढ़ते हैं। एक जो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है, जिसके अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, और एक को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लिबरेटिंग फेज, जिसमें एनर्जी गेन होगा। तो नेट गेन जो हमें ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी का होता है वो नॉर्मली हम 2 ATP की बात करते हैं। ठीक। अब ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है इसको हम स्टेप 1 कहते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। क्लियर? In the second step, which is known as link reaction, in the second step जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, जो कि अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखें तो जहां पर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं करते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं करते, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये लिंक रिएक्शन या ग्लाइकोलाइसिस या आगे ETS पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट है। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा? वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव्ड एक स्ट्रक्चर मीजोजोम है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। मीजोजोम वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो फिर से एक बार हम स्टेप्स देख रहे हैं। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो स्टेप 1 है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। इन द नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो स्टेप सेकंड इज नोन एज लिंक रिएक्शन, इन विच पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस के थ्रू, ये जो हमारा प्रोसेस है एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, यहां पर टोटल 6 ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक। एंड दिस लिंक रिएक्शन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा। नॉर्मली हम हायर क्लासेस में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इनको मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बताते हैं, लेकिन आपकी NCERT ही सही मानी जाती है, जहां पर इनकी लोकेशन भी, लिंक रिएक्शन की जो लोकेशन है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आपको यही याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड
स्टेप सेकंड के बाद जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड, इस स्टेप को जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप थर्ड, जहां पर एसिटाइल को एंजाइम ए की प्रेजेंस में चलेगा क्रेब्स साइकिल, ठीक। और पूरे इस एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाला फेज है वो क्रेब्स साइकिल होगा, जहां से 24 एटीपी का प्रोडक्शन है। क्लियर है? इस क्रेब्स साइकिल की लोकेशन, इस क्रेब्स साइकिल की लोकेशन भी क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही है। और इस क्रेब्स साइकिल के बाद, इस क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होगा? यहां पर ETS होगा, which is the final step of aerobic respiration, and ETS की लोकेशन कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ETS कहाँ पे परफॉर्म होगा। तो आपको याद रखना है कि ETS occurs in inner mitochondrial membrane। ETS कहाँ पे होगा? ETS होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक। एंड ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो टोटल जो एनर्जी लिबरेशन है फाइनल, वो ETS के अंदर ही होगा। तो यहाँ अगर हम टोटल एनर्जी काउंट करें इस एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 24 + 6 + 8, तो टोटल हमारे पास जो ATP काउंट हुआ वो कितना हुआ? 38 ATP, 38 ATP। अब देखो 36 और 38 का जो कंफ्यूजन है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। शटल्स होते हैं जो आपको याद करवाऊंगा मैं कि कैसे वर्क करेंगे। और यहाँ पर आपने देखा क्या, इस पूरे जो अभी आपने ये स्टेजेस पढ़े हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हमें क्या जानना है कि स्टेप 1 which is known as glycolysis occurs in cytoplasm and with the release of 2 + 6 ATP. The second step which occurs in mitochondrial matrix in which pyruvic acid converted into acetyl coenzyme A. And in the third step, this acetyl coenzyme A participates in Krebs cycle, and this Krebs cycle occurs in mitochondrial matrix, ठीक। and यहाँ पर आपने 24 ATP की बात करी है। एंड क्रेब्स साइकिल के बाद जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, ETS की बात करते हैं, जो आप देखते हो F1 F0 पार्टिकल, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां से एसोसिएटेड है। एंड यहाँ ETS एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है। पूरा हमें ETS समझना होगा। आगे देखते हैं इसमें, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में बेसिकली हमें पढ़ना है। और एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल में अगर हम जाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ग्लाइकोलाइसिस का होगा, विच इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यही रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हो यही दोनों में कॉमन है, चाहे हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें या एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें। इसमें आप पूरा डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ जब एरोबिक रेस्पिरेशन तो आपने समझ लिया, इसमें नेक्स्ट जब आप जाओगे यहाँ एनएरोबिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो यहाँ एनएरोबिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा
एनएरोबिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास ग्लूकोज है जो 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ और ग्लाइकोलाइसिस से हमें मिला क्या, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, अब इनका फर्दर जो ब्रेकडाउन होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनएरोबिक प्रोसेस की। ठीक, एनएरोबिक, एरोबिक वाला तो आपने पार्ट पढ़ा जिसमें आप देख रहे हो ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन एनएरोबिक प्रोसेस में हमें दो पढ़ना है मेनली। एक, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड व्हेन convert into ethyl alcohol, when pyruvic acid converts into ethyl alcohol, then this process is called as alcoholic fermentation। क्या कहेंगे, alcoholic fermentation, जिसमें पायरुविक एसिड क्या बना रहा है, C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2ATP, ये फाइनल। तो जब इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस फर्मेंटेशन में CO2 का रिलीज आप देखोगे, तो यहाँ पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप देख रहे हो, जहां पर इथाइल अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होगा, जिसमें आप देखोगे, इसको हम लैक्ट फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है मेनली, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर पायरुविक एसिड से, यहाँ पर पायरुविक एसिड से फॉर्मेशन होगा किसका, लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का, और यहाँ पे भी हमें 2 ATP का गेन होगा। अब ये जो पूरा आप प्रोसेस पढ़े, ये कहाँ पर परफॉर्म होगा, इन एरोबिक प्रोसेस। ये एनएरोबिक प्रोसेस जब कभी हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि कई बार जब आप देखते हो कि हम जिम जाते हैं, ठीक, साल या 6 महीने के बाद, तो हम जब पहली बार वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमें मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक, तो अब ये जो मस्कुलर क्रैम्प्स हैं, ये क्यों पड़ जाते हैं, ये मस्कुलर क्रैम्प्स क्यों पड़ जाते हैं, ये पड़ जाते हैं इसलिए क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने लगती है, या शुरुआत में क्या होता है, जैसे जो लोग रेगुलर, जो एथलीट्स होते हैं, उनको मस्कुलर क्रैम्प्स क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई तो प्रॉपर है, लेकिन जो ओकेजनली गया है कभी, तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि मसल्स क्रैम्प्स पड़ जा रहे हैं, क्योंकि लो ऑक्सीजन में, लो ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होगा, लो ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन आप देखोगे, तो क्या देखोगे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अब ये जो
यहाँ पे हमने बात करी एब्सेंस ऑफ O2, आप देख रहे हो तो यहाँ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, या लैक ऑफ O2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देख रहे हैं, C3H6O3, ये है लैक्टिक एसिड। क्लियर है? तो दो याद रखना है आपको, एक लैक्ट फर्मेंटेशन और एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर है? ये आप देखोगे जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो यहाँ पर हम नॉर्मली किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ईस्ट की। ठीक, ईस्ट की बात करते हैं। और लैक्टिक एसिड आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ये जो लैक्टिक एसिड वाला पार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर ये लैक्टोबैसिलस की हम बात करते हैं, लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं। एंड लैक्टोबैसिलस के साथ साथ जो मैंने आपको बताया ये मस्कुलर क्रैम्प्स कैसे पड़ जाते हैं, इसमें आपने देखा था। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो।